हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाई हरिओम सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार चीज़, बल, मोशंस और इसकी डेरिवेशंस। ठीक है ना। तो सभी लोग लाइक्स कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ, लाइक और सब्सक्राइब। बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाएगा, बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है। लाइक और सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है ना। बल क्या है, देखो बल मैंने पढ़ाया था। बल क्या है, एक धक्का है। एक बल क्या है, धक्का। धक्के को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है ना। धक्का है, पुल, खींचना, पुल करना। पुल क्या है, खींचना, पुल करना। ये क्या है, बल है। ये सब बल है। ठीक है ना। तो बल क्या, एक बाह्य कारक है। बल क्या, एक्सटर्नल एजेंट है। ठीक है ना। एक्सटर्नल एजेंट को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। एक्सटर्नल जो एजेंट होता है उसको क्या बोलता है, एजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति बदल देता है, स्टेट चेंज कर देता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है, स्थिति बदल सकता है, दिशा बदल सकता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति बदल देता है, दिशा बदल देता है। ठीक है ना। या बदलने का क्या करता है, प्रयास करता है ना। प्रयास करता है, तो उसे हम बल कहते हैं। अब बल के जो प्रकार है इसमें पढ़ लीजिए। 1 नंबर में पूछ लेता है, कभी 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जो है संपर्क बल होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। उसके बाद होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और उसके बाद होता है कॉन्सिक्यूटिव फोर्स। ठीक है ना। कॉन्सिक्यूटिव, अनुवर्ती बल। तो संपर्क बल क्या है ये समझ लेते हैं। संपर्क बल क्या है ये समझ लेते हैं। संपर्क बल है क्या, इसे समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, संपर्क बल जो है, संपर्क बल कहते हैं जो संपर्क, देखो ये शब्द जो है क्लियर कर रहा है। संपर्क का मतलब संपर्क में आने पर ये बल कार्य करता है। जैसे मान लीजिए किसी इंजन द्वारा एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इंजन द्वारा गाड़ी खींचना। ठीक है ना। इंजन द्वारा गाड़ी खींचना। इंजन जो है किसी गाड़ी को खींच रहा है, इंजन यहाँ लगा हुआ है और गाड़ी को खींच रहा है। ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप समझ लें, बल लगाकर। जैसे बल लगाकर हम बॉल को किक कर रहे हैं, इस बॉल को किक किया हमने बल लगाकर। ठीक है ना। तो बॉल से हम क्या संपर्क में आए कि नहीं आए, गाड़ी से इंजन किस में है, संपर्क में। बॉल से हम जो पैर लगा रहे हैं, ठीक है ना, या हैंड लगा रहे हैं, तो हम किस में आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं। हम जहाँ संपर्क में आते हैं, संपर्क करने पर जो बल अप्लाई होता है, उससे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। समझ लो, चीज़ें बहुत आसान है। डेली लाइफ से अगर इसे जोड़ लेंगे आप तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ, ठीक है ना। संपर्क बल कौन सा है, नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है ना। नॉन कॉन्टैक्ट का मिसा होता है जहां बिना कॉन्टैक्ट के ही बल अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। जैसे चुंबकीय बल होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स हुआ चुंबकीय बल। ठीक है ना। चुंबकीय बल क्या है, असंपर्क बल है। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण, देखो गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी क्या कर रही है, पृथ्वी की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ठीक है ना। पृथ्वी जब वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो ये जो बल लगता है, ये वाला जो बिना संपर्क है, कोई संपर्क नहीं है, कोई मीडियम नहीं, यहाँ माध्यम की आवश्यकता थी। संपर्क बल में माध्यम की आवश्यकता थी, यहाँ माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो ये कौन सा बल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगला आपका अनुवर्ती कॉन्सिक्वेंटल फोर्स। कॉन्सिक्वेंटल फोर्स क्या होता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है, कॉन्सिक्वेंटल का मतलब होता है कि ये संपर्क में तो आता है, ठीक है ना, पर ये थोड़ा सा इस तरह से अप्लाई होता है जो वस्तु को प्रभावित करता है विपरीत क्रम में। जैसे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स का पता नहीं कहाँ से लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना। गाड़ी के पहियों के बीच में लग रहा है, चलते समय पैरों के बीच में लग रहा है। ठीक है ना। तो ऐसा जो फोर्स जो है हम उसे बोलते हैं अनुवर्ती बल, कॉन्सिक्वेंटल फोर्स। ठीक है ना। ये संपर्क में तो रहता है, ठीक है ना, संपर्क में तो रहता है, परंतु इसका जो प्रभाव होता है वो विपरीत क्रम में होता है। घर्षण बल हो गया, प्रत्यानयन बल जैसे मान लो स्प्रिंग है, ठीक है ना, स्प्रिंग को खींच दिया गया, स्प्रिंग से खींच देगा और स्प्रिंग में जो बल लग रहा है ये कैसा बल है, ये कॉन्सिक्यूटिव फोर्स का एग्जांपल है, कॉन्सिक्यूटिव फोर्स। ठीक है ना। बल के बाद आती है गति, मोशन क्या है, मोशन होने का जो कारण है वो क्या है, फोर्स है। मोशन बनने का जो कारण होता है वो क्या है, फोर्स है। इसका रीजन क्या है,
फोर्स, किसी में भी मोशन हो रहा है, किसी में भी गति हो रही है तो किसके कारण हो रही है? फोर्स के कारण, फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर। तो गति से पहले किसी पिंड की, किसी बॉडी की, किसी पिंड की दो अवस्थाएं होती हैं। एक होती है रेस्ट, पहली अवस्था होती है रेस्ट और दूसरी होती है मोशन, ठीक है ना। मोशन, रेस्ट का मतलब होता है विराम। कोई वस्तु, कोई सारी वस्तुएं जो है सबसे पहले जो अवस्था में स्टेट मोशन में रहती हैं, विराम अवस्था में रहती हैं, ठीक है ना, रेस्ट में रहती हैं। उसके बाद इस पर अगर बल अप्लाई हो गया तो ये किस में आ जाती हैं? गति में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं? गति में आ जाती हैं। इसमें होता क्या है? गति क्या है? चेंज ऑफ पोजीशन लैप्स विद टाइम। समय के अनुसार अवस्था में परिवर्तन, ठीक है ना, समय के अकॉर्डिंग अवस्था में परिवर्तन जो हो रहा है उसे हम गति कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें डू नॉट चेंज पोजीशन विद टाइम के अकॉर्डिंग इसमें अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय के साथ साथ अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। ये समय के सापेक्ष चलती है, समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है गति में, ठीक है। इसमें सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता है तो इसे कहते हैं विराम अवस्था। जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, मार्कर यहाँ पड़ा हुआ है तो इसमें माना जाएगा, रेस्ट में माना जाएगा। अगर मैं इसमें कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस तरह धक्का दे रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? मोशन हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ समय के लिए कितना इसमें बल लगाया गया, समय के साथ साथ बल अप्लाई जो किया जाता है उसे हम गति कहते हैं, ठीक है ना। चीज़ें बहुत आसान। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र समझ लो, निर्देश तंत्र इंग्लिश में उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? निर्देश तंत्र, जिसे आयाम भी बोला जाता है, ठीक है ना, आयाम भी बोलते हैं इसे हम। समझ लो ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे वाली डेरिवेशन समझ में आ जाएंगी, न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। समझ लो। इधर ध्यान दो। लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ, समझते जाओ चीज़ों को, समझते जाओ। चिंता मत करो, बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छा। निर्देश तंत्र समझ लो, ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको निर्देश तंत्र, ये समझना बहुत जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? इसमें जो है सबसे पहला जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है 1D का मतलब होता है वन डायमेंशन, एक विमीय। सबसे पहली जो गति होती है वो एक विमीय होती है, एक विमीय। समझ लो, गतियां जो होती हैं वो निर्दिष्ट फ्रेम में होती हैं। सबसे पहले 1D का मीन्स होता है वन डायमेंशनल, ठीक है। वन डायमेंशनल का मतलब होता है एक विमीय, अर्थात एक राशि पर काम करती है, एक ही डायरेक्शन में काम करेगी, एक्स अक्ष पर काम करे या वाई पर काम करे या फिर जेड पर, ठीक है ना। तो ऐसी गति जो सीधी रेखा में होती है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक वो मला लेते हैं, निर्दिष्ट फ्रेम बना लिया हमने। ये एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष। इधर समझ लो, ये फिगर समझ लो, एक्स अक्ष है भाई साहब, ये है वाई अक्ष। स्टूडेंट्स इधर ध्यान दो जी, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, और ये क्या है आपका? ये इसमें हम जेड अक्ष ले लेते हैं इधर से, ये जेड अक्ष भी जा रहा है सब, ये जेड अक्ष हो गया। तो इस अक्ष में एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग जो गतियां होती हैं, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो गतियां होती हैं, हॉरिजॉन्टल में जो गतियां हो रही हैं, हॉरिजॉन्टल सीधी रेखा में, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में जो गतियां हो रही हैं, सीधी रेखा में जो गतियां हो रही हैं, उसे कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन हो रही है। एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल समझ लो, 100 मीटर दौड़ में धावक द्वारा सीधा दौड़ना, ठीक है ना, धावक जो है सीधा दौड़ रहा है, स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहा है। तो ये एग्जांपल किसका है? एक विमीय, वन डायमेंशनल, ठीक है ना, सीधा ही चल रहा है सब, एक्स अक्ष में चल रहा है। चीज़ें बहुत आसान है, डेली लाइफ से जुड़ के बता रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल देखो, पिंड का सरल रेखा में खिसकना। कोई पिंड है वो इधर खिसकता जा रहा है, सब इधर खिसकता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है या खिसक रहा है सीधी रेखा में। पिंड कोई जो बॉडी है, कोई भी पिंड सीधी रेखा में खिसक रहा है, तो ये जो इसका खिसकना है, इसका जो पुशिंग है, पुशिंग कुछ भी कहें हम इसे, ये जो है क्या माना जाएगा? एक विमीय, वन डायमेंशनल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वन डायमेंशनल माना जाएगा। अब द्विविमीय गति कौन सी होती है? टू डायमेंशनल। द्विविमीय का मतलब होता है द्विविमान, जिसमें दो विमाएं हैं, ठीक है ना।
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दे रखी है। ऐसी गति जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज में ये हो गया क्षैतिज, आपका ये क्षैतिज हो गया, और क्षैतिज को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं साहब, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल समझ लो, हॉरिजॉन्टल। ये है आपका वर्टिकल, वर्टिकल वर्टिकल बोलते हैं इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, लंबवत, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। ये जो है ये जेड अक्ष मान लेते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है ना, एक्स अक्ष को क्षैतिज, वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर। और इसमें कोई गति हो रही है, ऐसी गति हो रही है जैसे मान लो परवलयाकार, हमने कोई पत्थर फेंका नीचे जमीन से और ऊपर से ऐसे फेंका गया। देखो यहाँ ऊंचाई पर पत्थर गया, इस ऊंचाई पर गया पत्थर, एक्स अक्ष में था पहले, अब वाई अक्ष में भी चला है, फिर नीचे उतर के आ रहा है। तो यहाँ जो इस तरह की जो गति हो रही है, इसमें इस तरह से जो गति हो रही है, ऐसी गति जिसमें वेग तथा त्वरण, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों चीज हैं, वेग तथा त्वरण है, ठीक है ना। यहाँ त्वरण में भी परिवर्तन हो रहा है, देखो वेग में भी परिवर्तन हो रहा है, इधर त्वरण में भी परिवर्तन हो रहा है। ऐसी गति क्या कहलाएगी, ठीक है ना। ये दोनों अक्षों पे होती है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर जा रहा है, देखो ये बॉडी कोई ऊर्ध्वाधर भी है और इधर क्या है क्षैतिज में भी आ रही है। ये परवलयाकार जो बन रहा है सिस्टम, परवलयाकार जो गति है, प्रोजेक्शन मोशन जो है, उसे हम क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल बोलेंगे, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं आगे। अगला है हमारा त्रिआयामी, ठीक है ना, त्रिआयामी, त्रिआयामी, ठीक है ना, इसे 3D बोला जाता है, 3D, 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। इसमें 3 घटक होते हैं, मतलब 3 कंपोनेंट्स पर काम करती है, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर और जेड अक्ष। ये 3 अक्षें, ये 3 अक्षें। देखो अभी जो एग्जांपल मैंने प्रक्षेप गति का बताया था, वो प्रक्षेप की गति का एग्जांपल था 2D, ठीक है ना। 2D जो मोशन है जिसे बोले प्रोजेक्शन मोशन, और ये 3D का हम देखेंगे इधर, एक्स वाई जेड, ये 3 अक्षें, 3 अक्षों में इस तरह की गति हो, ठीक है ना, जहाँ क्या हो, वेग, वेलोसिटी वी एक्स अक्ष पे हो, वेलोसिटी वाई अक्ष पर हो, वेलोसिटी जेड अक्ष पर हो, ठीक है ना, वेग तीनों अक्षों पर हो। और क्या है? त्वरण, अश्लेषण। वेलोसिटी और अश्लेषण क्या हो जाता है? अश्लेषण, ये इसे बोलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी इसे बोलेंगे अश्लेषण। अश्लेषण, चीजें बहुत आसान है, समझते जाओ, चीजें बहुत आसान है, लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ। त्वरण क्या है? त्वरण भी तीनों अक्षों पर, ये हो गया त्वरण, ठीक है, ये मान लेते त्वरण, तो एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर और जेड अक्ष पर, तीनों पर त्वरण जो है परिवर्तित हो रहा है, यहाँ वेग भी परिवर्तित हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे उड़ती हुई चिड़िया की गति, वर्ड, कोई चिड़िया उड़ रही है, फ्लाई कर रही है, वर्ड फ्लाई, ठीक है ना, उड़ती चिड़िया। देखो चिड़िया जब उड़ती है तो इस तरह से गति करती है, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है ना। तो ये एक्स अक्ष वाई अक्ष पे तो चली रही है, इधर ये ऊंचाई में भी चल रही है, ठीक है ना, तीनों अक्षों पे चलती है। बंदर दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो मंकी, मंकी क्या है, मंकी क्या कर रहा है, मंकी क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, एक पेड़ से एक ट्री से, एक ट्री से दूसरे ट्री पर मंकी जंप कर रहा है। इस तरह की जो गतियां होती हैं वो क्या बोली जाएंगी? त्रिआयामी, 3 आयामी होती हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कंसेप्ट बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो बंदर जब कूदता है, तो ये बंदर जब कूदेगा, कूदते समय क्या करता है, वो एक्स अक्ष की तरफ सीधा तो चल ही रहा है, इधर वाई अक्ष पर, इधर से घूम के इधर आया है, तो एक्स और वाई अक्ष तो हो ही गया, इधर इसने जंप लिया, ऊंचाई पे जंप लिया, तो ये जेड अक्ष हो गई। कोई बंदर मान लीजिए यहाँ से ये डाल है, ये डाल है, और यहाँ से इस डाल पे कूद रहा है दूसरी पर, तो कूदते समय वो थोड़ा सा इधर चला और इधर करके उसने ऐसे जंप लगाई, ऐसे करके जंप लगाई। तो जब वो इधर चला तो इधर चला, ठीक है ना, तो ये जंप जो ऊपर वाई लगाई, तो ये तो होगी जेड एक्सिस, और इधर ये 2 डायरेक्शन में एक्स और वाई में इस तरह चल गया, तो ये बोला जाएगा 3 डायमेंशनल, त्रिआयामी गति। ये सारी गतियाँ जो हैं, सारे डेरिवेशन इसी पर आधारित हैं, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपकी वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, वृत्तीय गति। और सर्कुलर मोशन में इधर समझ लो, लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ, लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ। लाइक सब्सक्राइब में कभी नहीं होनी चाहिए, लाइक सब्सक्राइब जब आप ठोकते हो तो मेरा मनोबल बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ाते रहो, लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ। चलो आगे देखते हैं। देखो वृत्तीय गति से बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन या कोणीय गति, ठीक है ना, कोणीय गति या वृत्तीय गति, बात एक ही है, कोणीय गति, ठीक है ना, एंगुलर मोशन, ठीक है ना, या वृत्तीय गति। ये एक वृत्ताकार पथ पर होती है, इस तरह पथ होता है इसका, सर्कुलर पाथ होता है। कैसा पाथ होता है? सर्कुलर। ये समझ लो, इधर समझ लो, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लो भाई, सर्कुलर पाथ होता है। इससे अब हिंदी में हम कहते हैं वृत्तीय गति। किसी वृत्ताकार पथ पर होती है, इसके लिए वृत्ताकार पथ होना अनिवार्य है,
इसकी पहली कंडीशन है, ठीक है ना। अब देखो इसमें दो टाइप्स होते हैं, इधर समझ लो इधर समझ लो, चीज़ें बहुत आसान है भाई, चीज़ें बहुत आसान है। जब तक नहीं समझोगे तो आसान नहीं होंगी। पूरा ध्यान कंसंट्रेट रखो इधर। सबसे पहला होता है इसमें यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म, और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है साहब। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ये दो कंडीशन बनती हैं इसमें, दो तरह की गतियाँ होती हैं। या यूनिफॉर्म को कहते हैं साहब एक समान गति, ठीक है। जब एक समान गति होती है, एक समान कंटिन्यूटी चल रही गति, इस तरह से कोई जो है, कोई यहाँ से क्या है पी कोई बॉडी है और इस तरह के जो है सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रही है, ये इसका सेंटर हो गया, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, किसी केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाना, किसी सेंटर के अराउंड हम क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है ना, रोटेट कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे वृत्तीय गति या कोणीय गति। ये कोण बनाती चलती है और इसका जो पूरा कोण होता है वो कितना होता है, 360 होता है, ठीक है ना। एक समान गति, इसका दूसरा नाम है, इधर समझ लो, कई नामों से आती है एग्जाम में, कई नामों से पूछ लेता है, सारे नाम समझा रहा हूँ, इधर ध्यान दे लो। लाइक और सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पूरी वीडियो देखो पूरी, जब समझ में आएगा। क्या आधी अधूरी वीडियो देख लेते हो, समझ में नहीं आता आधी अधूरी देखने से। इसको बोलते हैं हम क्षैतिज गति, क्षैतिज वृत्तीय गति, हॉरिजॉन्टल, ठीक है साहब, हॉरिजॉन्टल समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, क्या होता है, क्षैतिज में गति, क्षैतिज ये वृत्ताकार, क्षैतिज वृत्त में जो गति हो रही है उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा टाइप जो है, इधर देखो क्षैतिज में गति इस तरह से हो रही है वृत्ताकार, जैसे मान लीजिए कोई लड़का जो है इधर जो है ये ग्राउंड पे चक्कर लगा रहा है, तो कैसा पथ बनना, सर्कुलर वृत्ताकार पथ, घड़ियों की सुइयों की गति होगी सब। दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल कोई लड़का है वृत्ताकार पथ किसी ग्राउंड में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है सब। दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ, दूसरा देख लो, इधर समझ लो। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कोई लड़का जो है चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। और दूसरा एग्जाम्पल हो गया घड़ी जो है, घड़ी की सुइयां जो है वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाती हैं। दूसरा है हमारा वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर में जो गति होती है, इसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर में जो गति हो रही है। जैसे मान लो हमने कोई पत्थर लिया और बांधे रस्सी में, हम ऊपर की तरफ घुमा रहे हैं, देखो इस तरह से, तो समझ लो। जैसे मान लो भरी हुई बाल्टी, एग्जाम्पल देख लो, ये पानी से भरी हुई बाल्टी है और पानी से भरी हुई बाल्टी इस तरह से तो घूम रही है, ठीक है ना, चारों तरफ चक्कर लगा रही है। इधर देख लो, ध्यान किधर है। चीजें बहुत आसान है, समझ में जब आता है जब हम पूरा ध्यान देते हैं। देखो इधर देखो। दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म का, ठीक है साहब। असमान गति, इसको असमान गति भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर गति भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति भी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। वर्टिकल गति भी कहते हैं, वर्टिकल, ठीक है ना। तो इस तरह की जो गति है, देखो इधर देखो। जैसे मान लो ये भरी हुई बाल्टी है, भरी हुई बाल्टी को इस तरह से घुमाया जा रहा है, तो पानी इसमें से गिर नहीं रहा है नीचे की तरफ, पानी नहीं गिर रहा है, ये वृत्ताकार पथ में घूम रही है और पानी नहीं गिर रहा है नीचे, तो ये एग्जाम्पल ऊर्ध्वाधर गति का है, ठीक है ना। तो इसमें जो इसकी जो चाल है वो बदलती रहती है सब, चाल बदलती रहती है इसमें, ठीक है। इसमें चाल नहीं बदलती, ठीक है ना। उससे पहली जो मैंने समझाई थी आपको, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म में चाल क्या रहती है, नियत रहती है। स्पीड क्या रहती है, नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, सब कांस्टेंट नियत रहती है। इसमें चाल नियत नहीं रहती, ठीक है, चाल बदलती रहती है, चेंज हो जाती है। चाल क्या होती है, चेंज होती है। इसमें क्या है, इसमें इसकी जो दिशा है, दिशा क्या रहती है, दिशा बदलती है, सब दिशा बदलती है, चाल नियत रहती है। त्वरण भी इसमें नियत रहता है, आश्लेषण नियत रहता है। इसमें त्वरण बदलता रहता है सब। त्वरण इसका जो आश्लेषण है ना, देखो यहाँ ग्रेविटी कहीं ऊपर जाने के बाद ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नीचे जैसे आई ग्रेविटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। तो त्वरण क्या है, परिवर्तित होता है, त्वरण परिवर्तित होता है। आश्लेषण जो है, आश्लेषण क्या है, चेंज रहता है, आश्लेषण जो है चेंज होता रहता है, ठीक है ना। अब देखो चीज़ें बहुत आसान है। इसके एग्जाम्पल, ये बाल्टी हो गई, कोई रस्सी में हम कोई पत्थर बांध के घुमा रहे हैं, ये हो गया इसका एग्जाम्पल तो उसके बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल नहीं समझोगे तब तक चीज़ें आसान नहीं होती हैं, ठीक है ना। आगे हम समझ रहे हैं सरल रेखीय गति के समीकरण। सरल रेखीय गति जो होती है, सरल रेखा में सरल रेखीय गति के जो समीकरण हैं उनसे हम प्राप्त करेंगे
कोणीय गति के समीकरण, कोणीय एंगुलर के, ठीक है ना, एंगुलर मोशन के कोणीय गति या सर्कुलर मोशन के क्या प्राप्त करेंगे, समीकरण प्राप्त करेंगे, इक्वेशन प्राप्त करेंगे। देखो इधर देख लो, पहला समीकरण होता है साहब, इधर देख लो, वी वीक है फाइनल, u प्लस ए टी। देखो इधर देख लो, चीज़ें बहुत आसान है, सारी चीज़ें समझा दूंगा। v का मतलब है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। v का मतलब है अंतिम वेग, v का मतलब हो गया अंतिम वेग, v बराबर हो गया अंतिम वेग, अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, और u बराबर क्या है, प्रारंभिक वेग है सब, इनिशियल वेलोसिटी। और ए क्या है, ए क्या है, त्वरण है, असलेशन है, ये असलेशन है। अब इससे कोणीय गति का समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं, तो कोणीय गति का समीकरण जो होता है, फाइनल वेग जो होता है उसमें उसे होता है कोणीय वेग होता है ओमेगा, और प्रारंभिक वेग होता है ओमेगा 0 प्लस त्वरण होता है अल्फा, और टी ऐसे हो जाता है। इधर देख लो, इससे ये समीकरण बना, ओमेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया आपका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा क्या हुआ, असलेशन हो गया, कोणीय त्वरण, ठीक है ना, एंगुलर स्टेशन, ये टी टाइम हो गया। अब दूसरा इक्वेशन देख लो सब, दूसरा देख लो, इधर ध्यान दो, लाइक और सब्सक्राइब में कमी नहीं होनी चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब ठोक दे आप। 222 सब्सक्राइब करिए, लाइक के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। लाइक सब्सक्राइब ठोकते जाओ, दमदारी के साथ लाइक सब्सक्राइब ठोकते जाओ भाई। दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा एस बराबर क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है सब। एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ये किसका, सरल रेखी गति का समीकरण था। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है कोणीय में थीटा हो जाता है, समझ लो, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, ओमेगा 0 टी प्लस, देखो प्रारंभिक वेग को इसमें करते हैं ओमेगा 0 से, ठीक है, हाफ, और यहाँ त्वरण क्या होता है, अल्फा होता है, टी स्क्वायर, ये बन जाएगा सब, ये इक्वेशन बनेगा। तीसरा इक्वेशन देख लो, वी पे स्क्वायर बराबर होता है यू पे स्क्वायर प्लस 2as, वी पे स्क्वायर बराबर होता है यू पे स्क्वायर प्लस 2as, और इससे कोणीय गति का बनाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी ओमेगा पे स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओमेगा 0 पे स्क्वायर, ओमेगा नॉट कहेंगे हम, प्लस 2a अल्फा, और ये हो जाएगा थीटा। ये इक्वेशन बनेगा, देखो कोणीय गति के समीकरण बन गए, ये कोणीय गति के समीकरण बन गए। थीटा पर यहाँ पर क्या है, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सब, कोणीय विस्थापन समझाऊंगा, चिंता मत करो, लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ, सारी चीज़ें समझा दूंगा, चीज़ें बहुत आसान है। इधर देख लो, अब मैं आपको बता रहा हूँ डेरिवेशन जो होते हैं, डेरिवेशन करने का जो कंसेप्ट है वो क्या है, डेरिवेशन कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इधर ध्यान दे लो, आज के बाद डेरिवेशन कभी भी भूल नहीं पाओगे। डेरिवेशन करने का मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, दमदार कंसेप्ट है, समझ लो। इधर डेरिवेशन कैसे करते हैं, देखो डेरिवेशन करने का सबसे अच्छा जो मेथड है, सबसे पहले आपको फिगर्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो फिगर्स जो है उसका फिगर अगर आपको पता है, फिगर्स पता है, डेफिनेशन पता है, डिफाइन अगर डेफिनेशन पता है, फिगर्स पता है, ठीक है ना, ये अगर आपको पता है, फिगर्स अगर पता है, चित्र अगर पता है, तो आप डेरिवेशन आसानी से कर लो, ठीक है ना। डेरिवेशन का मतलब है कि इसका जो प्रारूप आप कैसे तैयार कर पाएंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन अगर डेफिनेशन तैयार है तो उससे आप फॉर्मूला बनाने में आसानी हो जाएगी। दूसरा कंसेप्ट है इसका फॉर्मूला आप उसका आपको पता है, सूत्र पता है, तो डेरिवेशन बन जाएगा। अब देखो करने का क्या तरीका वो देख लेते हैं, चीज़ें बहुत आसान है, इधर ध्यान दो, चीज़ें बहुत आसान है। देखो डेरिवेशन करने के थ्री कंडीशन है, 3 टाइप्स समझ लें आप, 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स हैं। देखो पहला टाइप क्या है, दूसरा टाइप क्या है, और एक तीसरा टाइप भी है। पहला टाइप जो है वो है आपका फॉरवर्ड मेथड, फॉरवर्डेड मतलब होता है अग्र अभिनत। दूसरा इसका मेथड है रिवर्स मेथड, पश्चावनत, ठीक है, पश्चाविनत, ठीक है। और जो तीसरा मेथड है, ये दूसरा हो गया, तीसरा मेथड है थोड़ा सा अग्रभनत, हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलें और थोड़ा सा पीछे की तरफ चलें, ठीक है ना। अग्रभनत और पश्चावनत से मिला के इसका बीच का मेथड तीसरा मेथड निकलता है। कहने का मतलब मेरा ये है, अभी मैं आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा और वो इस मेथड से आपको समझाऊंगा किस तरह से होता है। तो इससे पहले जो है हम छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेते हैं। डेरिवेशन करने से पहले आपको छोटी छोटी परिभाषाएं पता होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू होता है आपका
कोणीय विस्थापन, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन क्या है, ये वृत्ताकार कोई पथ हो गया, वृत्ताकार पथ हो गया, और ये इसकी आर त्रिज्या है, ये त्रिज्या अगर आर है, और यहाँ पर कोई पी पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, चलना शुरू होता है पी पॉइंट का, पी पॉइंट जो है बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुँच जाता है, बिंदु बी पर पहुँच जाता है, और आगे भी गति करता रहता है, ठीक है, आगे इस डायरेक्शन में ये गति कर रहा है। यहाँ पर ये कोण जो इसका बन रहा है वो अगर माना जाए थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अगर छोटा कोण है तो फिर से माना जाएगा डेल थीटा, ठीक है साहब। और ये जो दूरी है ये डेल एस मानी जाती है, अल्प विस्थापन, ठीक है। और ये पॉइंट आपका बी हो गया, और यहाँ से जो है वी वेग से चल रहा है कोई, तो इसकी जो कोणीय विस्थापन का मतलब है कोण पर विस्थापन, कोणीय विस्थापन बराबर होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला होता है कोण बराबर एंगल बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कहाँ ध्यान है भाई साहब, कहाँ ध्यान है, इधर ध्यान दो स्टूडेंट, इधर ध्यान दो। कोण एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस ये होता है। तो एंगल देखो यहाँ पर क्या एंगल डेल्टा थीटा है, तो डेल्टा थीटा बराबर हो जाए आर कितना है, डेल्टा एस अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला बन गया नहीं, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर, और कोण का जो मात्रक होता है रेडियन, क्या हो गया, रेडियन हो गया, ठीक है ना। तो इसी से हमारा इसका क्या डायमेंशन निकल जाएगी। अब कोई कहे आपसे कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा बताओ सर। तो डेफिनेशन कैसे बनाते हैं ये समझ लो। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है साहब, ये स्टूडेंट अगर फॉर्मूला सारे अगर आपको पता है, याद है, आपको लर्न है ये फॉर्मूला, तो आप आसानी से डेफिनेशन बना लो। पहला तरीका तो ये है, फॉर्मूला से आप डेफिनेशन बना सकते हो। दूसरा बात ये है कि अगर आपको चित्र पता है तो चित्र से भी आप डेफिनेशन बना सकते हो, डायग्राम से भी डेफिनेशन बन जाती है। तीसरी तरीका ये है कि आपको डेफिनेशन याद हो, ठीक है ना, इस तरह से आप बना सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, यूँ का त्यों लिख दें। तो फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे इस बात पर हम विचार कर लेते हैं। यहाँ देख लो, इधर देख लो, फॉर्मूला से डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है डेल थीटा बराबर होता है डेल एस अपॉन आर, ये चीज़ है डेल एस अपॉन आर, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेल एस अपॉन आर। इसका मतलब है डेल एस अपॉन आर का मतलब है रेखीय विस्थापन बटे त्रिज्या, ठीक है, रेखीय विस्थापन बटे त्रिज्या। तो इसका मतलब ये हुआ, कोणीय विस्थापन की माप ही क्या है, कोणीय विस्थापन की जो माप है, कोण की जो माप है, कह सकते हैं हम रेखीय विस्थापन तथा त्रिज्या के अनुपात को, रेखीय विस्थापन तथा दी गई वृत्त की त्रिज्या के अनुपात को कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है ना। टोटल चाप और त्रिज्या के अनुपात को हम क्या कह सकते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है ना। ये रेशियो है, ठीक है ना। तो एक डेफिनेशन तो आप इस तरह से लिख सकते हैं बना के, ठीक है ना, गलत नहीं होगी, सही नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं घटेगा। दूसरा है आप जिस तरह से चित्र से बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, हमें निकालना है, ये निकालना है सब, इससे हमें ये पता होना चाहिए, इसे कोणीय विस्थापन कहते हैं, हमें केवल ये चीज़ पता है, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है, विस्थापन बराबर होता है, फॉर्मूला विस्थापन हमने पढ़ा है। तो चली गई दूरी, ठीक है, चली गई दूरी बटे, ठीक है, बटे क्या होती है, चली गई दूरी, विस्थापन बराबर क्या होता है, ठीक है ना। विस्थापन बराबर क्या होता है, जो चली गई दूरी है वो किस अनुपात में गई है, ठीक है ना, किस अनुपात में गई है उसे हम विस्थापन कहेंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी जो परिभाषा है आप बना सकते हैं, किस तरह से आप बना पाएंगे ये आपके ऊपर है, हर चीज़ को करने के अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है ना। तो आप किस तरह से आप इनकी परिभाषा बना पाते हैं, ये तरीका मैं आपको बताऊँ। एक बुक का तरीका है, जैसे डेफिनेशन आपने याद कर ली और ज्यों का त्यों आपने उतार दिया, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला से डेफिनेशन इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है ना। आगे समझेंगे, चलो नेक्स्ट समझते हैं। अगला है कोणीय विस्थापन, ठीक है ना। कोणीय विस्थापन हो गया कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे हम। तो ये क्या, एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, ठीक है ना। पहले अभी कोणीय जो हमने समीकरण आपको समझाए थे, इक्वेशन समझाए थे, उसमें समझाया था ओमेगा जो है वो क्या है, कोणीय वेग है। जब वृत्ताकार पथ पर हम चक्कर लगाते हैं इस तरह से,
तो जो इस तरह घुमावदार जो वेग, इस तरह से वेग इसकी डायरेक्शन में, जो इधर डायरेक्शन में, जो वृत्त की डायरेक्शन में वेग होता है उसे हम बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो ये होता है आपका विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। वेग बराबर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। वेग बराबर क्या है? विस्थापन बटे समय अंतराल। प्रति सेकंड होने वाले कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। कोणीय वेग ये हो गया, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, देखो इसमें से हम ओमेगा का मान ये लगा देते हैं। देखो ओमेगा बराबर होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए आवर्तकाल कोणीय वेग तथा आवर्तकाल में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड आवर्तकाल क्या टी, इसमें रिलेशन पूछ लेता है सब। तो रिलेशन क्या होता है? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, ये रिलेशन है 2 पाई अपॉन टी। और अगर n के पदों में लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं t बराबर होता है 1 अपॉन n, ठीक है ना। n मतलब होता है चक्करों की संख्या। जैसे यहाँ से हम चलना शुरू कर रहे हैं, कोई कण यहाँ से चलना शुरू कर रहा है और कितने चक्कर लगा रहा है, तो ये तो हो जाएगा n बराबर 1 चक्कर। और आवर्तकाल कितना हो गया इसका, कितने टाइम में लगाया, t बराबर जैसे मान लो 1 मिनट में चक्कर लगाया, 1 मिनट में चक्कर लगाया तो t बराबर हो गया 1 मिनट, ठीक है ना। चक्करों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। तो ये रिलेशन होता है ओमेगा और आवर्तकाल में। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं। आगे जैसे कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध क्या है सब? कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध कई बार पूछता है। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध बताओ सब। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, ये रिलेशन है सब, रिलेशन है ये, रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी एंड क्या है? एंड है आपका लीनियर वेलोसिटी में संबंध। तो ये चित्र आप ध्यान रखो, बस ये चित्र चलता रहेगा, यही चित्र चलता रहेगा लास्ट तक। ये आर त्रिज्या हो गई, ये कोई एंगल हम डेल थीटा मान लेते हैं यहाँ पर, ये डेल थीटा एंगल हो गया। यहाँ से यहाँ तक चाप की लंबाई डेल एस है और ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे ओमेगा बराबर, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, ओमेगा बराबर क्या होता है? कोणीय वेग ओमेगा, ठीक है। ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल टी, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है ना। डेल्टा थीटा अपॉन डेल टी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? देखो इसके करने के 2 तरीके हैं। पहला ये तरीका समझ लो, ये वाला पहला तरीका है। दूसरा मान लो आप इसे, कंडीशन 2 है। ये थोड़ा हार्ड वाला बता रहा हूँ, आपको हार्ड लगेगा, वैसा कुछ नहीं, हार्ड कुछ नहीं है, सिंपल है। ये है सिंपल, कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे हमने कोणीय वेग निकाला, तो कोणीय वेग किसमें पूछ रहा है? कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध पूछ रहा है। तो कोणीय वेग का सब फॉर्मूला लिख लेते हैं, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता नहीं। अब देखो, अब ये पता है हमें रेखीय वेग। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध पूछ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा हमें पता है यहाँ पर कोण बराबर डेल्टा थीटा बराबर हमने पढ़ा है, ये तो ये हमें पता था, वी नो दैट लिख लेते हैं, हम जानते हैं। दूसरा हमें पता है डेल्टा थीटा बराबर क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, डेल्टा एस अपॉन आर होता नहीं, डेल्टा एस अपॉन आर। तो ये इसमें पुटिंग कर देंगे, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एस अपॉन डेल टी आर, ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब देखो इसकी जो वैल्यू है डेल्टा एस अपॉन डेल टी की वैल्यू किसके बराबर होती है? ये क्या है? विस्थापन है, और ये क्या है? ठीक है ना, विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। दूरी बटे समय क्या होता है? वेग होता है कि नहीं। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका मान होता है v के बराबर, तो v अपॉन आर। तो v बराबर निकालेंगे तो r ओमेगा। पहला तो सब ये हो गया। इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से हम कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध निकाल सकते हैं। अब देख लो दूसरा तरीका कैसा है। इधर ध्यान दो, ये आसान तरीका दूसरा वाला बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं सब। देखो इस पूरी डेरिवेशन को करने के लिए अगर आपको 4 नंबर में आता है तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा आपको माना। देखो पहले से मैं आपको करके दिखाता हूँ, माना ऐसे करके लेट कर लेंगे हम, माना, ठीक है ना। कोई वृत्त है, वृत्त का केंद्र क्या है? वृत्त का केंद्र O, त्रिज्या क्या है? त्रिज्या रेडियस क्या है? R है, त्रिज्या R, तथा कोई पार्टिकल P बिंदु A से, कोई कण P बिंदु A से
बिंदु बी तक डेल्टा एस चाप बनाता है, ठीक है, चाप बनाता है या डेल्टा एफ विस्थापित होता है तथा उसका कोण थीटा हो, डेल थीटा हो, कोण क्या है, डेल थीटा हो, कोण क्या हो, डेल थीटा हो, तो हम लगाएंगे, हम वी नो दैट, अब लगाएंगे वी नो दैट, अब लगाएंगे वी नो दैट। ये करने का तरीका, सही करने का तरीका, सही ढंग यही है। तो वी नो दैट हम लगाएंगे तो हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कोण बराबर फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। एंगल बराबर आर्क अपॉन क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा सब। तो आर्क कितना है, डेल एस, ठीक है, और कोण कितना, डेल थीटा, डेल एस अपॉन क्या हो जाएगा, डेल आर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, डिवाइडिंग बाई डेल टी बोथ साइड। इसका कुछ समय देखो, कोई कण पहले t1 समय था, यहाँ t2 लगेगा जाने में, तो हम इसका जो अल्प समय मान लेते हैं डेल टी, तो डेल टी का भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो डेल थीटा अपॉन डेल टी हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर समझ लो, चीज़ें बहुत आसान है, डेल एस अपॉन डेल टी इंटू आर, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो इधर चीज़ें बहुत आसान है। अब इसमें क्या करेंगे साहब, इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, ये तो बराबर होती है किसके, ये बराबर होती है किसके, v की। v बराबर होता है डेल एस अपॉन डेल टी, ठीक है। रेखीय वेग बराबर होता है रेखीय विस्थापन बटे समय। और साहब देखो डेल थीटा ओमेगा बराबर होता है डेल थीटा अपॉन डेल टी, कोण बटे समय, ये होता है नहीं ओमेगा, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय होता है नहीं। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ ओमेगा रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये v, यहाँ हो जाएगा v अपॉन आर, तो v इक्वल क्या निकल जाएगा, आर ओमेगा निकल आएगा, v इक्वल क्या निकल आएगा, आर ओमेगा निकल आएगा, v इक्वल क्या निकल आया, यहाँ ओमेगा इक्वल v अपॉन आर आया, तो v इक्वल आ गया आर ओमेगा, v इक्वल आर ओमेगा, ठीक है ना, v इक्वल आर ओमेगा निकल आया सब। ये तुम्हारा डेरिवेशन सॉल्व हो गया। लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ, अब देखो v बराबर ये जो संबंध निकला है, ये रिलेशन निकला है आर ओमेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है, ओमेगा नियत है, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। ओमेगा अगर कांस्टेंट हो, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट ओमेगा अगर नियत है, ओमेगा नियत है तो v इंक्रीज होता है, तो v किसके अनुक्रमानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा आर के, होगा कि नहीं, वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। ये कंडीशन बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि v अगर क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, v अगर नियत है, रेखीय वेग अगर क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये कांस्टेंट क्या, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा नहीं। कोणीय वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी, और त्रिज्या बढ़ेगी तो कोणीय वेग घटेगा, कोणीय वेग बढ़ता है तो त्रिज्या घटती है, ठीक है ना, और त्रिज्या बढ़ती है तो कोणीय वेग घटता है। ये कंडीशन बन जाएगी नहीं, ये कंडीशन होगी इसकी। अगला है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण समझ लो पहले, कोणीय त्वरण क्या है, कोणीय त्वरण एंगुलर ऑसिलेशन, एंगुलर ऑसिलेशन क्या है, एंगुलर ऑसिलेशन है आपका अल्फा, अल्फा बराबर होता है आपका कोणीय वेग परिवर्तन ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और T2 माइनस T1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साहब, अल्फा बराबर डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, इसी कहते हैं कोणीय त्वरण। अब समझ लेते हैं आगे कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध। इसमें संबंध क्या है, कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध, कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध, रेखीय त्वरण में संबंध, ठीक है। ये रिलेशन निकालेंगे, समझिए रिलेशन हम निकालेंगे, कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध। इधर देख लो, लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ, बहुत आसान डेरिवेशन है, बहुत ही मजेदार तरीके से आपको समझाऊंगा। इधर देख लो, इसमें क्या है, उसी तरह हम वृत्त बना लेंगे, इसमें सम मान लेंगे, ये पी कोई सेंटर है, यहाँ से कोई त्रिज्या आर है, और यहाँ बिंदु ए है, ये बी है, और ये सब ऐसे मान लेंगे, बिल्कुल डेल थीटा मान लेंगे, इसे डेल एस मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो चाप है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मान लेंगे, पूरी चीज़ यहाँ लिख लेंगे, माना लिख के यहाँ लेट करके वो पहले उसमें ऐसे लिखा है, ऐसे लिख लेंगे, सेम लिखेंगे,
ठीक है ना। अब देखो करते कैसे, ये करने का देख लो भाई, करने का देख लो किस तरह से करेंगे। देखो कोणीय त्वरण बराबर होता है, कोणीय त्वरण बराबर होता है, कोणीय त्वरण बराबर होता है वी नो दैट, हम लिख लेंगे वी नो, हम जानते हैं कि कोणीय त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन हो जाएगा नहीं, डेल ओमेगा बट्टे समांतर, तो क्या हो जाएगा डेल टी, ये होता है नहीं। अब देखो इसमें हम पुटेंगे, इसमें इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो ओमेगा इक्वल पुट कर देंगे हम, ओमेगा इक्वल टू वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, वी इक्वल टू क्या होता है वी इक्वल आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल हो जाएगा वी अपॉन आर, वी अपॉन आर क्या कर देंगे, पुटिंग कर देंगे इसमें, पुटिंग, ठीक है, पुटिंग करेंगे तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा डेल, ये तो ये हो गया आपका, तो वी और ये आर नीचे पहुंच जाएगा और डेल टी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ ये स्टूडेंट फॉर्मूला बन गया, यहाँ देख लो ये स्टूडेंट फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला किसका बन गया, वेग परिवर्तन बट्टे समयांतराल, ये होता है रेखीय त्वरण, E बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल टी। तो यहाँ से हम जो देखेंगे, यहाँ से जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, देखो इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, चीज़ें बहुत आसान है। अल्फा बराबर निकल के आएगा आपका E अपॉन आर, तो E बराबर क्या हो जाएगा आर अल्फा हो गया नहीं, E इक्वल क्या आ गया आर अल्फा आ गया, सब आर अल्फा आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध, रिलेशन निकल आया, ठीक है ना। अभिकेंद्रित त्वरण समझ लो, अभिकेंद्रित त्वरण क्या है, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसका वेग चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी होती रहती है, वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, परंतु यहाँ पर जो गति हो रही है, यहाँ पर जो गति हो रही है वो समान हो रही है, यूनिफॉर्म हो रही है, यूनिफॉर्म जो गति होती है उसमें वेग, ठीक है ना, वेग जो बदलता है, ठीक है ना, वेग जो है बदलता है वो किसके अनुसार बदलता है, वो देखो यहाँ पर क्या है, देखो इधर कंडीशन समझ लो, ये क्या है, यहाँ पर कोई मान लो पिंड है पी, तो यहाँ से ये चलेगा तो इधर ये कोणीय वेग ओमेगा से घूमेगा, इसके चारों तरफ घूमेगा, तो इसकी जो दिशा है वो बदलती रहेगी, दिशा क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, दिशा चेंज होती रहेगी, ठीक है। वेग की दिशा समय के साथ बदलती है, ठीक है ना, वेग की दिशा कैसे बदलती है, समय के साथ बदलती है। वेग का परिमाण, अगर वेग का परिमाण नहीं होता, मतलब नियत अगर वेग चल रहा है, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन चल रही है, इसमें समान गति चल रही है, तो वेग नहीं बदल रहा है, वेग नहीं बदल रहा है तो त्वरण भी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो इसका त्वरण हम निकालेंगे कैसे, अगर वेग नहीं बदल रहा है, इसमें समान वेग से चल रही है, कोई कण जो है समान वेग से गति कर रहा है, तो इसमें जो है वेग नहीं बदलेगा। अब देखो चित्र थोड़ा बड़ा देख लेते हैं, चित्र बड़ा समझ लेते, चित्र पे याद आ रहता है ये पूरा केंद्रीय त्वरण, इसका फिगर देख लो बड़ा, मैं थोड़ा बड़ा फिगर बना देता हूँ, इधर देखो पहले चित्र समझ लो, ये इसका सेंटर पॉइंट है साहब, और ये यहाँ पर क्या है, कोई कण है, यहाँ पर डेल थीटा इसमें विस्थापन है, ये आर त्रिज्या हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, बिंदु ए से कोई कण बिंदु बी पे पहुँच रहा है, ठीक है, इसमें जो वेग है वो क्या है v1 है, और यहाँ पर जाके जो वेग है इसका क्या हो जाता है v2 हो जाता है साहब, ये v2 हो जाता है। अब देखो यहाँ इसको हम सीधा पीछे की तरफ अगर मिला दें, इस तरह से इसको मिलाएं पीछे की तरफ, तो यहाँ जाके मिलेगा ये, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो सेम जितना एंगल है वो भी बनेगा डेल थीटा, और इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें, डेड डैश इधर देख लो, इधर देख लो, इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें, तो इसको हम डेल वी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, डेल वी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, इसका हम नाम दे दें ए बी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से अलग बना लें, देखो इस चित्र को यहाँ से मैं अलग बना लेता हूँ, तो ये वाला हमने चित्र इधर बना लिया, देखो इस वाला चित्र को हम इसको यहाँ बना लें हम सेम कंडीशन में, ये हो गया V, ये हो गया V2, ये V1 और ये V2, और इसका नाम रख लेते हैं P, बिंदु P है, ये P कण है कोई, इसको Q मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R। तो यहाँ से यहाँ तक जो वेग होगा ये हो जाएगा डेल V, ठीक है साहब, ये हो गया V1, ये V1 हो गया, और ये हो गया आपका V2, ये V2 है, ये V1 है, और ये डेल V। अब ये चित्र समझ में आया आपके, ये चित्र समझ में आया आपके, चित्र समझ लो पहले, ये यहाँ पर क्या है, कोई कण है, इसका की सेंटर पॉइंट O है, ये त्रिज्या R है, बिंदु A से कोई कण P यहाँ चलना शुरू करता है और यहाँ पहुँच जाता है चलते चलते, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो से टाइम लगा T1 T2, यहाँ टाइम T1 लगा, यहाँ T2 लगा पहुँचने में टाइम। अब होता क्या है, इधर देख लो, इधर देख लो, तो इसमें हम जो है इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना देख लें पहले, चीज़ें बहुत आसान है, डेरिवेशन सॉल्व करना देखते हैं पहले, किस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो साहब इधर इसमें दो चीज़ें, दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक होगा BOA त्रिभुज, एक हो गया आपका BOA, एक त्रिभुज हो गया इसमें, देखो ये वाला, इस वाले को हम इससे कंपेयर करें बिल्कुल सेम,
तो त्रिभुज हो जाएगा आपका पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। बी यू ए और पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है, सिमेट्रिकल है। ये कैसे सिमेट्रिकल, समान, ठीक है ना, सिमिलर कहेंगे हम। ये क्या है, सिमिलर है, समान है सब, सिमिलर त्रिभुज है। जब कोई चीज़ सिमिलर होती है, देखो सिमिलर समझ लो, जिनकी सिमिलर समझ में नहीं आता, समान समझ में नहीं आता है, वो समान समझ लें, जब ये डेरिवेशन समझ में आएगा। सिमिलर का मतलब है चीज़ें एक समान, एक जैसी, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर ये कोई बॉक्स है, मैच बॉक्स, मैच बॉक्स मान लेते हैं, जिसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसा ही मैच बॉक्स इसके अनुपात में सेम हम दूसरा बना दें, ठीक है, सिमिलर, ठीक है, दूसरा सिमिलर बना दें सेम इसी के अनुपात में। इसको 2 का कर दें 2 गुना 4, इसका कर दें 2, तो ये सिमिलर है कि नहीं, समान है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं। सिमिलर मतलब एक अनुपात में, इसका अनुपात निकालेंगे साहब, देखो 1:2:1 निकल रहा है, इसका निकाल लें तो 2:1 है। अनुपात जिसका समान हो उसे सिमिलर बोला जाता है, ठीक है। अब देखो ये त्रिभुज इसके समान है, सिमिलर है, ठीक है। तो इसमें हम कंडीशन लगाएंगे। इसमें सबसे पहले लगाते हैं कोण बराबर, पहले त्रिभुज में कोण बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा चाप बटे त्रिज्या। अब ये दोनों त्रिभुज में लगेगा साहब, पहले इस त्रिभुज में लगाएंगे फिर इसमें लगाएंगे। बुक में देखोगे तो बहुत कठिन है, बुक में देखोगे तो इधर ध्यान दे लो, इधर ध्यान दे लो, डेरिवेशन आता है कम से कम 4 नंबर में आएगा, ठीक है, या 5 नंबर में आएगा, ठीक है। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाप बटे त्रिज्या। इसमें लगाएंगे तो कोण बराबर चाप, देखो इसमें लगाएंगे, इसमें त्रिभुज में पहला वाला त्रिभुज, इसको हम पहला त्रिभुज मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं दूसरा। पहले त्रिभुज में लगाएंगे तो कोण कितना है, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या डेल्टा एस अपॉन आर, ये हो गया नहीं। और इसमें दूसरे त्रिभुज में लगाएंगे, ये ट्रायंगल 1 में लगाया हमने, ट्रायंगल 1 में, ट्रायंगल 2 में हम लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो कोण बराबर लगाएंगे इसमें चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। अब इसमें कोई कोण तो है नहीं, ठीक है, इसमें यहाँ पर कोई कोण तो है नहीं, तो कोण यहाँ पर देखो ये कोण है, ये कोण रहेगा, इसमें कोण कितना रहेगा, डेल थीटा ही रहेगा। तो डेल थीटा बराबर चाप, चाप इसको मान लेते हैं डेल वी बटे त्रिज्या मान लो, ये वाली त्रिज्या मान लो चाहे ये मान लो, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर V1 बराबर V2, तो इसको मान लेते हैं V, ठीक है। तो ये V हो जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें जब आसान हैं, ये बराबर हैं, तो डेल एस अपॉन आर बराबर हो जाएगा डेल वी अपॉन वी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा नहीं। अब क्या करते हैं इसमें, हम डेल वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल वी बराबर हो जाएगा आपका डेल एस अपॉन आर इंटू वी, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने, समय का भाग दे देते हैं, डेल टी का हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग कर देते हैं बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड डेल टी, तो हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी। समय का भाग इसलिए दिया है साहब, समय जरूरी है, मतलब समय साथ चल रहा है। तो डेल एस अपॉन क्या है, डेल टी हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, आर इंटू वी हो गया, ठीक है। अब देखो v अपॉन आर, कहाँ से हमने गलती कर दी सर, डेल वी बराबर, यहाँ से गलती हो गई थोड़ी सी, इधर ध्यान दे लो, यहाँ v यहाँ है, यहाँ गलती है, ठीक है ना, v इसके साथ आ जाएगी ना। देखो यहाँ से हम डेल v की जब वैल्यू निकालेंगे तो v इधर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो v अपॉन क्या हो जाएगा, v डेल एस अपॉन आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, v अपॉन आर को हम ले लें तो डेल एस अपॉन डेल टी, ये किसका फॉर्मूला है, विस्थापन बटे समय, वेग का फॉर्मूला है क्या नहीं, विस्थापन बटे समय किसका फॉर्मूला, वेग का फॉर्मूला है। और ये ठीक है ना, ये वेग का फॉर्मूला है, तो यहाँ हम फॉर्मूला रख देते हैं, डेल वी अपॉन डेल टी, ये हो गया त्वरण का, ये हो गया वेग का। ये किसका फॉर्मूला, ये त्वरण का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये क्या है, किसके बराबर है, डेल वी अपॉन वी बराबर ए, और डेल एस अपॉन डेल टी बराबर किसके है, ये वी के है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू वी अपॉन आर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर जो है, ठीक है ना। अब देखो वी स्क्वायर अपॉन आर जो आया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साहब, वी स्क्वायर अपॉन आर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके अलग अलग टाइप बन जाएंगे। अब देख लो इधर, देखो वी स्क्वायर अपॉन आर आया है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वी इक्वल टू आर ओमेगा, ये पढ़ा था नहीं। तो इसमें हम पुट कर दें, क्वेश्चन नंबर इसको मान लें हम 3 मान लें, तो इसमें पुट कर दें तो ये बराबर क्या हो जाएगा, v के स्थान पर क्या कर दें, आर ओमेगा कर दें, तो आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो ये बराबर निकल जाएगा आर प्लस स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर अपन आर, तो आर से एक आर कट जाएगी तो ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये फार्मूला बन गया, एक फार्मूला ये बन गया, दूसरा ये बन गया, ठीक है। और ओमेगा इक्वल इसमें लिख दो 2 पाई अपॉन टी, तो तीसरा फार्मूला बन जाएगा सब। तो ए बराबर कितना बन जाएगा, आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये बन जाएगा। और टी इक्वल क्या रख दें, 1 अपॉन एन रख दें, तो और फार्मूला बन जाएगा आगे। नेक्स्ट जो फार्मूला बनेगा हमारा इससे भी आगे, तो नेक्स्ट क्या फार्मूला बन जाएगा, नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला बनेगा टी इक्वल क्या रख दें, 1 अपॉन एन रख दें, तो ए बराबर बन जाएगा आपका 4 पाई पे स्क्वायर एन पे स्क्वायर आर, ये बन जाएगा। तो ये 4 फार्मूला बन गए साहब। अविकेंद्रित त्वरण में 4 फार्मूले बन जाते हैं। हमारा जो सबसे मेन फार्मूला था वो तो वहीं ख़त्म हो गया। सबसे मेन फार्मूला जो था इसका क्या था, ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर, ये तो इसका रिलेशन निकल के आ गया। इससे आगे भी करके दिखा देंगे, ठीक है ना। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लें, सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, चैनल को लाइक कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आगे आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। स्टूडेंट्स, ये जो मैं वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, ये वीडियो काफ़ी मेहनत से मैं बना रहा हूँ। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब में कोई कमी मत छोड़ो, लाइक और सब्सक्राइब ठोकते जाओ, लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों फ्रेंड्स को शेयर करते जाओ, वीडियो शेयर करते जाओ। फिजिक्स से संबंधित जितनी भी मटेरियल है, जितना भी मटेरियल है, सब इस चैनल पर फिजिक्स बाय हरिओम सर पर आपको उपलब्ध होता रहेगा। और ये वीडियो जो है आपको शाम 7 बजे और 8 बजे के बीच में उपलब्ध रहेंगे। 7 से 8 उपलब्ध रहेंगी, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।